एमकॉम फाइनल एबीएसटी के स्टूडेंट्स के लिए आईएफआरएस कंपलसरी पेपर के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आपके साथ आईएफआरएस 9 के जो नेक्स्ट जो प्रोविज़न्स हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। आईएफआरएस 9 जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई भी वो असेट्स हो सकती है जिसे हम खरीद या बेच सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर द असेट्स विच कैन बी ट्रेडेड. इट इज़ अ एविडेंस ऑफ ऑनरशिप ऑफ पार्ट ऑफ समथिंग एज इन स्टॉक एंड शेयर्स, कि हमारे उस स्टॉक और शेयर्स में हमारी ऑनरशिप है, उसका एविडेंस है, और मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़ हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में रिसीवेबल, पेबल्स एंड इक्विटी सिक्योरिटीज़ आएगी, और डेरिवेटिव में फाइनेंशियल ऑप्शंस, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड एंड स्वैप्स। फाइनेंशियल असेट्स कैश है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश or any other financial assets from an entity, contractual right to exchange financial instrument with any other entity under conditions that are potentially favorable. An equity instrument of an entity or certain contract that will be settled in entities on equity instrument, for example loan, advance, trade and receivable. So recognition of financial assets in financial books जो है वो कि व्हेन द एंटिटी बिकम अ पार्टी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, और उसी रूल के परिणाम से ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन एंड डेरिवेटिव मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट्स और लाइबिलिटीज़। और हमने पढ़ाई था, मेरे जो पहले वाला वीडियो था उसमें, कि क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स 3 भाग में, अमोर्टाइज कॉस्ट, FVTOCI और FVTPL। इसका एक्सेप्शंस ट्रेड रिसीवेबल है। सो अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बिजनेस मॉडल और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज होते हैं। जहाँ ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। सो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर फाइनेंशियल असेट्स इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। सो IFRS 9 जो है वो इफेक्टिव हुआ है ऑन और आफ्टर द पीरियड 1 जनवरी 2018, और ये IAS 39 को सुपरसीड भी कर रहा है। इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिया था। डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मेरे आगे की इस वीडियो में मैं आपसे ले ही रही हूँ। इम्पेयरमेंट ऑफ जो है फाइनेंशियल असेट्स, तो उसमें 2 अप्रोच है। जनरल अप्रोच जिसमें 3 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स है, और सिंप्लीफाइड अप्रोच जिसमें किसी भी तरह की अप्रोच नहीं है। तो जनरल अप्रोच में 3 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, लॉस अलाउंसेस, उसमें है 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। स्टेज 2 और 3 में क्या है, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, ग्रॉस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट के आधार पर। सो एन एंटिटी शेल रिकॉग्नाइज अ लॉस अलाउंस फॉर एक्सेप्ट क्रेडिट लॉसेस ऑन। तो द impairment requirements are applied to financial assets measured at amortized cost, financial assets measured at fair value through other comprehensive income or loan commitment. The impairment model follows a 3 stages approach based on change in ECL. ECL का full form क्या है, expected credit loss of a financial instrument that determine the recognition of impairment and the recognition of interest revenue. Simplified approach जो है वह शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल और लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल में होती है। फर्स्ट में तो 12 मंथ, और सेकेंड और थर्ड में क्या हो गया, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आ गया। डी रिकॉग्नाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो when to remove financial instrument from the financial books or financial statement, an entity should derecognize a financial assets when contractual right to cash flows from the financial assets expire, the entity transfer financial assets, or risk and rewards of ownership transfer qualifies for derecognition। यानी उसको बुक से क्या करना है, रिमूव करना है, दैट इज़ डी रिकॉग्नाइजेशन। और डी रिकॉग्नाइजेशन के लिए जो है वो डिसीजन ट्री भी बना हुआ है,
कि यस और नो कब डी रिकॉग्नाइजेशन होगा। कंसोलिडेटेड ऑल सब्सिडरीज इंक्लूडिंग स्पेशल पर्पस एंटिटीज SPIB, यस में डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ असेट्स और नो में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द असेट्स। फाइनेंशियल लाइबिलिटी, अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज डी रिकॉग्नाइज्ड only when extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or its expire, तब हम कहेंगे कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी को क्या करना है, डी रिकॉग्नाइज करना। फाइनेंशियल लाइबिलिटी सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशंस एंड मेजरमेंट। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड, अभी हमने पढ़ा, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। In addition, specific guidance exists for financial guarantee contract, commitment to provide a loan at a below market interest rate, financial liabilities that arise when the transfer of financial assets either does not qualify for derecognition or where there is continuing involvement. तो amortized cost है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस है, फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट टू प्रोवाइड अ लोन एट अ बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी में एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स जो कि एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, नॉन डेरिवेटिव होस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस एम्बेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, आउटस्टैंडिंग स्कोप ऑफ IFRS 9 फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और फाइनेंशियल असेट्स, नॉन डेरिवेटिव होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। और एम्बेडेड डेरिवेटिव में फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड आ गया, इंटरेस्ट रेट फ्लोर एंड केप, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, liability related to failed derecognition of assets। जब हम बात करते हैं आगे के हमारे इसके अंतर्गत टॉपिक की, तो उसके अंतर्गत फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया है और फाइनेंशियल असेट्स जो है वो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट है। क्राइटेरिया टू अप्लाई हेज अकाउंटिंग, इसमें हेज कर ले स्टूडेंट, ये मिसप्रिंट हुआ है, HEADGING, HEDG दैट इज हेज अकाउंटिंग, designating one or more hedging instruments so that their change in fair value is an offset to change in fair value or other cash flows of hedged item। तो hedged item and hedged instrument है, hedging relationship, designation and documentation, all three hedge effectiveness requirement meet eligible hedging instrument or eligible hedge items। तो हेजिंग रिलेशनशिप में मस्ट कंसिस्ट ऑफ एलिजिबल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, एलिजिबल हेजिंग आइटम्स, डेजिग्नेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन में मस्ट बी फॉर्मलाइज्ड एट द इंसेप्शन ऑफ हेजिंग रिलेशनशिप, द हेजिंग रिलेशनशिप, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव फॉर अंडरटेकिंग द हेज आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, द हेज आइटम भी है और हेज इंस्ट्रूमेंट, हाउ हेज इफेक्टिवनेस विल बी असेस्ड, ऑल थ्री हेज इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट्स मेड। तो तीन आप कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। सो थ्री रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत पहली है एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वह एग्जिस्टेंस बिटवीन the hedge item and hedging instrument, credit risk does not dominating change in value, the hedge ratio is the same for both the hedging relationship, quantity of the hedged item actually hedged and the quality of hedging instrument
यूज टू हेज्ड इट। इंस्ट्रूमेंट कुल मिलाकर के हमने उस कॉन्ट्रैक्ट का फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण जो चेंजेस हुआ है जिससे कि इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है, तो इस केस के लिए उसने क्या करा है, इसमें यह साइन